स्टार्ट करना था काम। एलिप्स का तो डीपी डिस्कस कर ही लिया तुम लोगों ने लास्ट क्लास में। पहले पैराबोला में अगर कोई डाउट हो तो रिवाइज तो करना था, डाउट तो कुछ तो करना पड़ेगा। कोई डाउट? नहीं किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर यहाँ हम लोगों ने एलिप्स में दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस कर लिया, शिफ्टेड फॉर्म के बारे में बातें हो गई और थोड़ी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया हमने फोकल कोड वगैरह को लेके। टेंजेंट डिस्कस कर रहे थे, टेंजेंट के तीनों फॉर्म डिस्कस हो गए सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिस्कस हो गया जहां तक मेरे को है ना। क्या होता है इसका स्लोप फॉर्म? इनको स्लोप फॉर्म याद रखना होता है। इसका पैरामीट्रिक पॉइंट क्या है? ए cos थीटा और थीटा होता है वो कौन सा एंगल होता है? पर कौन से पॉइंट पर? ऑक्सिलरी सर्कल के पॉइंट के थ्रू, राइट। और स्लोप फॉर्म क्या था? y इक्वल टू सर्कल जैसा ही होते हैं, सर्कल के अंदर बस ये भी अलग सेम होता है, इसके अंदर अलग अलग होता है, इतना ही फर्क है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ से आप टेंजेंट बनाते हो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्लस माइनस ए स्क्वायर m बाई सी कॉमा माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई। अगर कोई पॉइंट अगर एक्सटर्नल है तो पॉइंट की पोजीशन कैसे पता करेंगे? एलिप्स इक्वेशन में रखेंगे, इक्वल टू 0 आए तो ऑन द एलिप्स है, लेस देन 0 आए तो इनसाइड ऑफ एलिप्स और ग्रेटर देन 0 आए तो आउटसाइड ऑफ एलिप्स, करेक्ट। अब ये पॉइंट अगर बाहर है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना पाएंगे। कोई पूछे कैसे, तो वापस वही कंडीशन भाई, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को टेंजेंट इक्वेशन बताया, ये टेंजेंट इक्वेशन हॉरिजॉन्टल एलिप्स का, तो वर्टिकल एलिप्स में क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यही रहेगा। कैसे चेंज हो जाएगा a और b की वैल्यू? आप लोगों का अच्छा, मुझे तो फिर इसका लेके आप लोग कंसेप्ट नहीं समझते। मुझे बताया x स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 में ये फॉर्म आया कैसे? ये मेरे को मिला कैसे? ये y इक्वल टू mx प्लस c को y इक्वल mx प्लस c को क्या ये मेरे पास आया कैसे? इक्वेशन में पुट किया, फिर उसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 किया तो मुझे सी की कंडीशन मिली। तो 1000 एक बार बात कर चुके हैं, फिर भी मैं पूछता हूँ तो आप लोगों का आंसर नहीं होता है। तो कोई भी कर्व का टेंजेंट होने की यही एक कंडीशन है, y इक्वल mx प्लस c को इक्वेशन में डालूंगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट को। ये कौन सा एलिप्स का इक्वेशन है? ये कौन सा इक्वेशन है? हॉरिजॉन्टल का है, वर्टिकल का है? हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स का है या वर्टिकल एलिप्स का है?
दोनों का सेम ही होता है तो फिर इक्वेशन बदल क्यों जाएगा? तो इक्वेशन ही सेम है तो बदलेगा क्यों? ए का बी और बी का ए क्यों हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, वो यही रहेगा। एलिप्स में सबसे कम चीजें याद रखनी होती है क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। अब पैराबोला का कैसा है कि चार पैराबोला तो चारों के इक्वेशन अलग, तो सब कुछ बदलता है। अब सर्कल याद कर रखे हैं तो सर्कल के 90% चीजें एलिप्स है, इसलिए एलिप्स का सबसे कम चीजें याद रखनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स का भी सेम, तो जो आप हॉरिजॉन्टल एलिप्स में याद रख रहे हो वही सब कुछ सेम टू सेम आपको वर्टिकल में भी याद रखना है। याद क्या रखना, मतलब वही अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ चेंज मत होना, गलती से बी स्क्वायर मत कर देना। अब एक्सटर्नल, अच्छा इसको mx को अगर इस तरफ शिफ्ट करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने की वजह से कोई भी पॉइंट हम लोग मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना पाएंगे। इसका वो तीनों कंसेप्ट सेम, कौन कौन सा? पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 equal to t square, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट t equal to 0, उसमें कोई चेंज नहीं होना, और बाइसेक्टेड कोड है गिवन पॉइंट वो भी सेम t equal to S1, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, राइट। अब आते हैं डायरेक्टर सर्कल, ये तो हो गया डायरेक्टर सर्कल। कंसेप्ट तो सेम ही है, किसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल? और उस पॉइंट का लोकस के जहां से टेंजेंट होगा, टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा। तो टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर मुझे फाइंड करना है तो वो क्या होगा? वैसे तो क्या होगा आपको पहले तो पता है, मैं डिराइव तो कर ही दूंगा, बट डिराइव नहीं भी करूंगा तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होना चाहिए? सर्कल का क्या होता है? टू एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एलिप्स का क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। तो सर्कल का क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस सर्कल का मतलब एक्स स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार। तो इंटरसेक्ट यही हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एलिप्स और सर्कल में क्या फर्क है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हो गया, वहां पर दोनों ए सेम होता था, इसमें ए और बी अलग होगा, तो यहाँ का डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाने वाला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो काफी सारी चीजें तो वही होती है, पर फिर भी एक बार डिराइव करने की ट्राई करते हैं कि भाई ये आया कैसे। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि डायरेक्टर सर्कल की कंडीशन क्या है? m1 m2 इक्वल टू -1। यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ s स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। mx की तरफ ले जाता हूँ, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो y माइनस mx का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोगों का? s स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। स्क्वायर करते तो क्या होगा? y स्क्वायर माइनस 2m by x प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस s स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या कॉमन? इन दोनों में क्या कॉमन है? m स्क्वायर क्या रहेगा? x स्क्वायर माइनस s स्क्वायर माइनस 2m by x प्लस y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, करेक्ट। एक m का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 2, एक m1 और एक m1 यहाँ का रूट, m2 यहाँ का रूट। तो m1 into m2 व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? c कौन है? a कौन है? है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c by a। तो वो अप्लाई कर लिया। हमें पता है कि m1 m2 किसके इक्वल होता है? -1। m1 m2 किसके इक्वल होता है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस इसको तो शिफ्ट कर लेता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सबका है जब सेंटर आपका 0,0, पर सेंटर 0,0 से अगर आप x, k पे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर भी x की जगह पर x माइनस x और y की जगह पर, ठीक है। यहाँ पर लोकस ऑफ फोर्स
ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस। पैराबोला में क्या था ये कंसेप्ट? पैराबोला में लोकस ऑफ फोर्स ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस क्या था? क्या था पैराबोला का? निकालो अपने नोटबुक में, देखा है क्या होता था? टेंजेंट एट वर्टेक्स। भाई मुंह पे होना चाहिए सारी चीजें तो क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो तुमसे प्रॉपर्टी याद नहीं है, तुम प्रैक्टिस करते नहीं हो, तुम्हें डाउट्स कुछ भी पूछोगे पीवाईक्यू के डाउट्स होते, किसी के डाउट्स होते नहीं, दो को छोड़ के करोगे कैसे तुम लोग? हमें इससे ज्यादा मुझे तुम लोग की टेंशन होती है, करने कैसे वाले तुम लोग, हिलने नहीं वाले तुम लोग। कभी जब आराम से टाइम मिलेगा ना तो बहुत सारे चैप्टर्स आपका 11th का सिलेबस हो गया है, राइट? कभी कोई पीवाई कोई प्रीवियस क्वेश्चन 22 भले तुमने खुद ने कर रखा हो तो भी तुम लोग एक बार 22 का पेपर उठा के बैठना है आराम से 1 घंटा लेके। 1 घंटा मुझे पेपर मिला ही अब जेडब्ल्यू मेंस का, तो मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। एडवांस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ अभी आप एडवांस का पेपर देख लोगे तो तुम्हें एक भी क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से तुम लोग की प्रैक्टिस है डाउट्स ही नहीं होते हैं तुम लोगों के। और डाउट्स क्यों नहीं होते? कितने क्वेश्चन के अभी तक आपने पीवाई के 20, आपने कितने किए? 70, आपने दोनों ने कितने किए? एक भी नहीं। आपने कितना किया? 55, 60, आपने 25, आपने किया ही नहीं, 21, आपने 25 तक, आपने 18, रवि ने 25, तो नहीं किया होगा। लक्ष्य ने किया है कुछ? 30 तक किया है गुरु ने, 59, 42। तो बाकी का तुम लोग क्या कर रहे थे? 18 और ये तो 59 करके आया हो तुम लोग। कितने क्वेश्चन थे टोटल? 100। ठीक है, आज तक ठीक है। सर्कल में तुमने कितने बच्चे ऐसे इस क्लास में जिन्होंने सर्कल पूरा खत्म किया, पूरा डेपी बाई टू जितने भी। ओके, अब पैराबोला का तुमने जितने भी 50, 90 या 60 किए हैं, आज के बाद तुम लोग को एलिप्स करना पड़ेगा। तो अब पैराबोला की जो रहेगी उसको कब करोगे? मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आजकल तुम्हें कभी टाइम नहीं मिला तो वापस करने, क्योंकि जब आज वो तुम करोगे तो फिर एलिप्स कभी नहीं कर पाओगे। तुम अगर रोज का काम रोज नहीं करोगे तो तुम्हारे पास तो वर्कलोड हमेशा रहने वाला है। और पहले भी बात हुई थी हमारे दिवाली के पहले कि आप लोगों का ये देखा जाए तो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है ना, आप लोग का 3rd और 4th आएगा। आप लोग का सेकंड सेमेस्टर बहुत फास्ट आना है, क्योंकि फरवरी में तो मुझे लग रहा है सीबीएसई बोर्ड वालों की एग्जाम आ जाएगी स्कूल में। काफी सारे गुजरात बोर्ड वाले भी बोर्ड के साथ साथ में एग्जाम ले लेते हैं, थोड़े बहुत नहीं लेते थे, एक्सपेरिमेंटल लोगों का लेट होता है, बट मैक्सिमम वाले आपकी स्कूल में शायद हो सकते हैं कि अप्रैल में। हमारा 12th अगर रहा तो 12th हमारा मार्च से चालू हो जाएगा, अगर तुम्हारे स्कूल में एग्जाम हो या ना, और मार्च से आपका 12th चालू हो जाएगा। तो आप लोग का सब कितने महीने? दिसंबर में खत्म ही हो रहा है, दिसंबर, जैन और फेब, मैक्सिमम 2 महीने। 2 महीने में आपको 11 खत्म हो जाएगा, हर सब्जेक्ट का हर सिलेबस। मार्च या मार्च 15 के आसपास से हम लोग हमारा चालू कर देंगे 12th, और आपके देखते सितंबर सुधी में 12th का सिलेबस पूरा खत्म कर देंगे। तो 6 महीने में आपका 12th को पूरा सिलेबस हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि फिर अक्टूबर नवंबर वापस 11th रिवीजन होता है मोस्टली 1.5 मंथ। दिसंबर के बाद तो कैसा होता है कि हम लोग नॉर्मल 12th के बच्चों की करते हैं कि रोज एक टेस्ट देनी है, और जनवरी में तो रोज 2 टेस्ट देनी है जनवरी। तब जाके ये इतना करने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जिसने सिंसियरली प्रिपेयर किया तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जेडब्ल्यू मेंस में 300 में से शायद 180 मार्क लेके आ जाएगा ये बच्चा। इतना करने के बाद बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो 220, 225, 230, बट वन ऑन एन एवरेज जो इतना सिंसियरली काम करते हो 180 लेके आता है। तो आप सोचो कि आपका टाइम कहाँ मिलने वाला है, फिर उस टाइम पर बोर्ड भी देना होता है,
कहीं ना कहीं 12 11 का तो चलो ठीक है, स्कूल के एग्जाम में नहीं भी मार्क्स है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट 12 बोर्ड में फर्क पड़ता है। जितना हम लोग बोर्ड को उतनी प्रायोरिटी देने वाले जितना हम लोग जेडब्ल्यू को प्रायोरिटी देंगे। तो मुझे आप सोच के देखो कि आप कैसे करोगे खत्म। जब अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं, आपने 60 क्वेश्चंस किए, 58 बोला ना आपने, तो बाकी का टाइम क्या बचा? और थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने कब ये काम खत्म हो गया हमारा पेड़ा बोला। आप रोज की अगर 20-25 क्वेश्चन भी करते हो तो भी हो जाता अभी तक। तो फिर आज 6 दिन लास्ट वीक मान लेते 5 दिन हुआ था, 100 क्वेश्चन तो 20 ही तो करने थे रोज के, और कल तो संडे भी था तो काम ही नहीं होता है, कल तो टेस्ट भी नहीं थी। तो इतने आप लोग समझदार बच्चों को अगर मुझे रोज बोलना पड़ेगा फायदा क्या है? Anyway, locus of foot on any tangent from focus जो था वो पैराबोला में क्या था? ऑक्सिलरी सर, और सॉरी टेंजेंट एंड वर्टेक्स, राइट। यहाँ पर जो locus of foot होता है वो मिलता है ऑक्सिलरी सर्कल। कैसे? अच्छा पहले तो locus of foot का मतलब क्या है? फूट मतलब क्या है कि हम लोग फोकस से जब उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना, ये सपोज मेरे पास एक टेंजेंट है, यहाँ पर फोकस है, ठीक है, मैंने फोकस से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पर जाके मुझे फुट मिला है। कितने टेंजेंट होंगे? इनफाइनाइट। जैसे एक तो खुद टेंजेंट एंड वर्टेक्स भी होता है, जैसे यहाँ पर एक टेंजेंट एंड वर्टेक्स होगा, इस टेंजेंट एंड वर्टेक्स पे अगर मैं फोकस से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो फुट कहाँ मिलता है? खुद वर्टेक्स हो जाता है। जैसे कितने फुट होंगे मेरे पास? जितने टेंजेंट उतने फुट, इनफाइनाइट टेंजेंट इनफाइनाइट फुट, उन सबको ज्वाइन करो तो कुछ तो कर्व मिलता होगा, वो कर्व है ना, लोकस ऑफ फुट ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस। तो अगर आपको एक फुट ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? अब तो हम लोग इतने सारे क्वेश्चन कर चुके लोकस के रिलेटेड, कैसे करना चाहिए? फोकस का कोऑर्डिनेट पता है मुझे, a,0, राइट। ये टेंजेंट का इक्वेशन भी मुझे पता है, y = mx प्लस माइनस रूट ऑफ स्क्वायर m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फुट को सपोज मैं h, k बोल देता हूँ, जैसे बहुत सारे h, k है, लास्ट में h और k की जगह पर क्या रख लेने वाले हैं? m स्क्वायर, ठीक है। अब अगर 90 डिग्री बनाए तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? m1 m2 इक्वल टू माइनस स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, राइट। इसका स्लोप कितना लिया हमने? m। इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप क्या होगा? -1/, या तो फिर उल्टा करते हैं, नहीं ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, y = -1/। इसका स्लोप ढूंढना होगा तो k - 0 अपॉन a माइनस a इक्वल टू -1/। करेक्ट। व्हाट इज m? m के अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो m कितना हो जाएगा? a माइनस s अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का तो ये उल्टा कर दिया, जिससे a माइनस s हो जाएगा, k डिवाइड कर दिया। ये m को उठा के इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि m को भी तो हटाना जरूरी है। और इसमें हटाना किसको जरूरी है? पैरामीटर। पैरामीटर कौन है? पैरामीटर कौन है? m। क्यों? बिकॉज टेंजेंट बदलेगा, तो इसमें क्या चेंज होने वाला है? a, b और m में से क्या चेंज होगा? m। तो जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? तो फाइनल आंसर में क्या नहीं होना है? हटाना भी किसको है? m की वैल्यू नहीं, m को डाल देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? y = a माइनस h अपॉन k इंटू x प्लस माइनस रूट ऑफ s स्क्वायर m स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? a माइनस h अपॉन k का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। करेक्ट। इसको इस तरफ ले जाते हैं, ky है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ky हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस h इंटू x। करेक्ट। और यहाँ पर भी एलसीएम लोगे तो क्या होगा? अंदर प्लस माइनस s स्क्वायर इंटू a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। के स्क्वायर में होगा, के स्क्वायर जब रूट के बाहर निकलेगा तो
ये तो इसका की और इसका की एलसीएम सेम होंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। ये ठीक है। तो रूट हटाने के लिए पहले इसको शिफ्ट करते हैं, क्या होगा ay प्लस hx माइनस aex पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a माइनस s का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर। अब जहां पर भी a और a है वहां पर क्या रख देने वाले हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर। जहां पर भी a है वहां पर x और a है वहां पर y। तो क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ax का होल स्क्वायर और यहाँ पर s स्क्वायर इंटू a माइनस x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। ये ठीक है। अब दोनों तरफ हमें इसका भी स्क्वायर करना आता है और यहाँ पर भी स्क्वायर करना आता है, मतलब यहाँ पर तो स्क्वायर कर ही लेंगे। तो यहाँ पर जब आप लोग फाइनली इसको सोल्व करोगे और फिर एक रिलेशन हमारे पास ये भी होता है कौन सा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर। यहाँ c स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, कितना होगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस c स्क्वायर। तो व्हाट इज स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर बाय इस स्क्वायर को भी यहाँ डाल दूंगा जहाँ जहाँ पर स्क्वायर आएगा वहां पर। तो फाइनली जब इसको सोल्व करोगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा जब सोल्व करोगे तो फाइनली आप लोगों को जो इक्वेशन बनेगा वो आप लोगों को मिलेगा ई और सब कुछ हट के। फिर अगर ई की जगह पर भी ये रख दिया तो मुझे लास्ट में मेरे इक्वेशन में से क्या क्या बचता है एक्स वाई ए एन बी और कुछ नहीं बचता। तो फाइनली जब पूरा सोल्व कर लोगे तो लास्ट में आप लोगों को इतना ही मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकस ऑफ फूट और एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस हमें क्या मिलता है, जिसका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आप लोगों को मिलेगा ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल के कुछ ऑक्सिलरी सर्कल क्या होती है याद है, क्या था मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के बनाया गया सर्कल। मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के, तो अभी मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है, हॉरिजॉन्टल लिया तो मेरा रेडियस कितना है रेडियस ये। अगर मैंने मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्कल बनाया है तो उसका रेडियस कितना होगा ये। तो मेरा ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो आप लोगों को फाइनली जब इसको सोल्व करने पर जो इक्वेशन मिलेगा वो आप लोगों को क्या मिलेगा ऑक्सिलरी सर्कल। कब की बात कर रहा हूँ, जब सेंटर 0 को मान लो। अगर सेंटर अगर शिफ्ट किया जाए मतलब शिफ्टेड एलिप्स होगा तो x की जगह पर वापस क्या आएगा x माइनस h और y की जगह पर क्या जाएगा y। ठीक है। तो लोकस ऑफ फूट ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस पैराबोला में होता है टेंजेंट एट वर्टेक्स और यहाँ पर होता है आप लोगों का लोकस ऑफ फूट ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस की ऑक्सिलरी सर्कल। अब इसी लोकस ऑफ फूट से रिलेटेड और एक अपने पास एक प्रॉपर्टी थी पैराबोला में। पैराबोला पहले याद करो मुझे, ये पैराबोला में अगर मैं फोकल लेंथ को डायमीटर मान के अगर सर्कल बनाता था तो सारे के सारे सर्कल किसको जाके टच करते थे तो टेंजेंट एंड वर्टेक्स को इसलिए जाके टच करते थे बिकॉज़ वहां पर आप लोगों का लोकस ऑफ फूट मिलता है ना। क्योंकि यहाँ से जब मैं बनाता था ये हमारा इसको डायमीटर मान के मैंने सर्कल बनाया तो सर्कल किसको जाके टच करता था टेंजेंट एंड वर्टेक्स को। टेंजेंट एंड वर्टेक्स को जाके क्यों टच करता था, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सर्कल की डायमीटर मानते हो तो वहां पर 90 डिग्री बनना चाहिए, कहां पर सरकमफरेंस पे। और ये लोकस ऑफ फूट था तो वही फूट मिलता था आप लोगों को। तो सेम तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एलिप्स के अंदर यही चीज अगर मैं यही सेम कंसेप्ट अगर एलिप्स के लिए अप्लाई करूंगा एलिप्स से ये आप लोगों का यहाँ पर हमारे पास ये
एसपी। एसपी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ है ना। एलिप्स का कोई भी पॉइंट का फोकस से जो ज्वाइन किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इस फोकल लेंथ को डायमीटर मान के अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो सारे सर्कल किसको जाके टच करेंगे? किसको जाके टच करेंगे? ऑक्सिलरी। क्यों ऑक्सिलरी सर्कल को जाके टच करेंगे? ये को रीजन पता है तो क्या बोलोगे? क्योंकि डायमीटर जो होता है वो सर्कमफ्रेंस पे कितना डिग्री का 90। तो अगर 90 डिग्री बनाता है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा वही आप लोगों को क्या होता होगा? फुट होता होगा। फोकस से वही फुट होगा ना आप लोगों का, राइट। इसीलिए जब यहाँ पर फोकल लेंथ को डायमीटर मान के टेंजेंट बनाया जाएगा, फोकल लेंथ इज अ डायमीटर, तो आप लोग क्या ध्यान में रखोगे कि वो जो सर्कल बनेगा वो ऑक्सिलरी सर्कल को इंटरनली टच करेगा। कैसे टच कर रहा है? यहाँ पर इंटरनली टच कर रहा है, राइट। तो और कभी पूछे कि इंटरनली टच कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? क्या बोलेंगे? या प्रूव करना होगा तो ये तो हमें कंसेप्ट से पता चलेगा ये होगा। तो मुझे प्रूव करना है तो कैसे? C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। दो सर्कल अगर एक दूसरे को अगर इंटरनली टच करते हैं तो कौन सी कंडीशन को से डिक्लेयर करते हैं? C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2, राइट। अब मुझे C1 C2 तो C1 C2 का मतलब क्या है? बड़े सर्कल मतलब ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर ऑलरेडी पता है क्या होगा? 0,0। तो इसका तो सेंटर क्या है? रेडियस क्या है? a, राइट। हमें बस इस सर्कल का सेंटर रेडियस पता करना है। तो ये एसपी क्या है? डायमीटर। पी का कोऑर्डिनेट क्या लेगा? कोऑर्डिनेट कौन सा लेना चाहिए? तो सेंटर मिल जाएगा दोनों का मिड पॉइंट, तो डिस्टेंस कौन सा? रेडियस भी मिल जाएगा। जब आप कंपेयर कर दो तो C1 C2 किसके बराबर आ जाएगा? R1 माइनस R2 के बराबर। ये सारे डेरिवेशन आपको कोई पूछने वाला नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि आया कैसे। तो कल उसके कोई दूसरे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो फिर हम कर पाए, है ना। इसलिए मैं आपको सारा समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये तीन प्रॉपर्टी हुई। डायरेक्टर सर्कल यादी था वैसे तो x² प्लस y² 2x² सर्कल में था x² प्लस h², इसमें एक x² b² हो गया। x² प्लस y² इक्वल x² प्लस b²। लोकस ऑफ फुट और एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी सर्कल। और ये ऑक्सिलरी सर्कल फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अलग अलग होगा। लोकस ऑफ फुट और एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस अगर पैराबोला सॉरी वर्टिकल इलिप्स होगा तो इक्वेशन क्या होगा? तो मन में ये भी तो डाउट आना चाहिए कि जब सर इक्वेशन ही सेम था, टेंजेंट के इक्वेशन भी जब सेम है, वर्टिकल में भी टेंजेंट के इक्वेशन है, तो फिर इक्वेशन फाइनल इक्वेशन में चेंज क्यों हो रहा है? तो वो इसकी वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि स्क्वायर जब रिप्लेस किया होगा यहाँ पर, तो जब वर्टिकल में रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, इसकी वजह से रिप्लेस हो रहा है। ये तो सेम है बट ये तो अलग है, उसकी वजह से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लिख लो। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख देना कि फोकल लेंथ को डायमीटर मान के जब सर्कल बनाओगे तो सारे के सारे सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट बनेगा, तो जहां पर सारे के सारे टच करेंगे वो इंटरनली टच करेंगे ऑक्सिलरी।
लिखा सबने? ये आप लोगों को एक कोड है, ये कोड पास हो रहा है पी ऑफ अल्फा कॉमा पी ऑफ बीटा। तो पी ऑफ अल्फा जब मैं बोलता हूँ तो क्या मतलब निकालोगे इसका? व्हाट इज पी ऑफ अल्फा? क्या बोलेंगे? ए कोस अल्फा कॉमा पी ऑफ अल्फा मतलब क्या? अल्फा इज ए इसेंट्रिक एंगल। पी ऑफ अल्फा का मतलब क्या है? पैराबोला में अगर पी ऑफ टी बोलते हैं, पी ऑफ टी1 बोलते हैं तो क्या मतलब निकालोगे? ए टी1 इक्वल कॉमा 2 ए टी1। पी ऑफ टी2 बोलेंगे तो ए टी2 इक्वल कॉमा 2 ए टी2। सिमिलरली यहाँ पर पी ऑफ अल्फा बोलेंगे तो ए कोस अल्फा बी साइन अल्फा। पी ऑफ बीटा बोलेंगे तो ए कोस बीटा बी साइन बीटा। तो उन दोनों को ज्वाइन करोगे तो कोड बनेगा ना, राइट? उस कोड का इक्वेशन फाइंड करना है। तो मेरे पास दो पॉइंट है, तो स्लोप भी मिल जाएगा, पॉइंट भी है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो और जैसे आप स्लोप फाइंड करोगे, जैसे ये पॉइंट है आपका ए कोस अल्फा बी साइन अल्फा, फिर ये पॉइंट होगा ए कोस बीटा बी साइन बीटा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, तो b कॉमन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। s माइनस s की फॉर्मूला होती है, क्या होती है? s माइनस फिर x1 माइनस x2, a कॉमन तो cos अल्फा माइनस cos बीटा। व्हाट इज c माइनस c? माइनस 2s। तो सारी फॉर्मूले लगा के जब आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म फाइनली पुट करो, मतलब यूज अप्लाई करोगे y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, तो मैं डायरेक्टली लास्ट इक्वेशन लिख देता हूं आप लोगों को लास्ट इक्वेशन आएगा x by a into cos of alpha plus beta by 2 plus y by b sin of alpha plus beta by 2 equal to cos of alpha minus beta by 2। ये एंगल हाफ कैसे हो गया होगा? जो स्लोप की अपने सॉरी साइन माइनस साइन और cos माइनस cos की फॉर्मूला जब लगाया होगा तो है ना, c माइनस c और x माइनस s में एंगल हाफ हो जाने वाला है। तो वहां से फाइनली आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ कोड। अगर ये फोकस से पास होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फोकल कोड। तो फोकल कोड की इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में से डिराइव किया। क्या था वो? फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट अल्फा और बीटा है, तो क्या रिलेशन निकला था? अल्फा बीटा की tan अल्फा बाय 2 into tan बीटा बाय 2 इक्वल टू e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1। करेक्ट, राइट? तो वहां पर हमने स्लोप को इक्वेट करके किया था कि फोकस से पास हो रहा है तो ST का स्लोप और SQ का स्लोप सेम होगा। वो चीज आप इसमें भी पुट करके कर सकते हैं। तब अगर ये फोकल कोड है तो फिर ए को मजबूरी को सेटिस्फाई करता है। अभी देखो ये कोड है, अभी ये फोकल कोड नहीं है, पर अगर ये फोकल कोड होता तो कहां से पास होता? ए को मजबूरी तो सेटिस्फाई करता। x की जगह पर e और y की जगह पर 0 रखते तो भी आप लोगों का आंसर वही आता। क्या था? क्या रिलेशन मिलता है? इसमें e को मैं 0 रख देता तो फाइनली अल्फा बीटा है तो tan अल्फा बाय 2 इनटू tan बीटा बाय 2 इक्वल टू, राइट? वैसे ये अगर भूल भी जाऊं तो मेरे पास 2 पॉइंट होगा तो मैं इक्वेशन निकाल लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। पर ये मैं नॉर्मल वैसे बोल तो याद कर ले, इसको याद करने का रीजन मैं आपको और देता हूं क्योंकि अब आप सोचो कि आपने यहाँ से 2 टेंजेंट बनाए, दोनों टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट होगा। ये पॉइंट है P ऑफ अल्फा, ये पॉइंट है Q ऑफ बीटा। तो P ऑफ अल्फा से बनाया गया टेंजेंट का इक्वेशन पिरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या था? x by a cos अल्फा प्लस y by b इक्वल टू पॉइंट फॉर्म में x1 y1 की जगह पर a cos अल्फा b sin अल्फा रख दिया है और इसका इक्वेशन क्या होगा? x by a cos बीटा प्लस y by b sin बीटा इक्वल टू 1। x क्या होगा? पहले तो पॉइंट फॉर्म निकालोगा, पॉइंट फॉर्म के लिए x स्क्वायर की जगह पर क्या रखा होगा? x1 y स्क्वायर की जगह पर y by 1, फिर x1 और y1 की जगह पर क्या रख दिया होगा? a cos अल्फा b sin अल्फा और यहाँ पर a cos बीटा b sin बीटा। तब ये दोनों टेंजेंट जब इंटरसेक्ट होगा तो कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ना। पैराबोला का वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या था? a t1 t2 comma a of t1 plus t2 a t1 t2 comma a of। अब यहाँ पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट होगा तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिलेगा ना वो ऐसा मिलता है। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप लोगों को मिलता है
cos of alpha plus beta by 2 upon cos of alpha minus beta by 2 comma sin of alpha plus beta by 2 upon sin of alpha minus beta by 2। मैं बोलता हूँ कि इसको आप बच्चों याद कर लो, जिसमें कि cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वैसे भी यहाँ पर आएगा तो दोनों के साथ डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में तो वही आपका x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो ऑब्वियसली उसमें x नहीं होने वाला और y का कोऑर्डिनेट में y नहीं होने वाला, बस ये जो डिनोमिनेटर में a है वो बस यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, वो बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ 4 याद रखते हैं तो ये बन जाता है, तो ये याद रखते तो ये बन जाता है, तो फिर दोनों का कुछ रिलेटेड है तो इजीली याद रह जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या मिला, आप लोगों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, दो टेंजेंट का तो जो भी जरूरत पड़े, जैसे अगर मुझे डायरेक्ट सर्कल फाइंड करना होता मैंने वहां से तो डिराइव करके आपको दिया ही, अगर मुझे यहाँ से डिराइव करके देना होता तो यहाँ पर आप लोगों का ये कितना डिग्री बनता है, और कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि आप लोगों को लोकस फाइंड करना है, आप लोगों को लोकस फाइंड करना है और यहाँ पर आप लोगों को एंगल दिया हुआ है, राइट, कि ये टेंजेंट के बीच में 30 डिग्री बनाते सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपका लोकस क्या बनेगा, तो उस टाइम पर मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो काम बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट रिलेटेड कोई बातें आएगी तो आप इसको याद रख लो, आपका टाइम बच जाएगा, वरना नहीं अगर याद नहीं है तो थोड़ी सी क्वेश्चन होगा, फिर इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा आपको, फिर आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, तो टाइम बचाने तक इसको ध्यान में रख लो। इक्वेशन ऑफ 4 ध्यान में रखोगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ 4 और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट। हमने कोई टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट है, यहाँ पर दो फोकस है, राइट, पहले तो बदल दो फोकस होंगे, एक ये a,0 और दूसरा है, मैंने दोनों फोकस से एक ही टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मुझे दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेंगे P1 एंड P2, P1 and P2, right? What is equation of tangent? X by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1. X by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1. अब a,0 और -a,0 से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, उसका लेंथ पता कर लेते हैं P1 एंड P2। P1 कैसे पता करेंगे, a,0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x की जगह पर क्या रखोगे, a, y की जगह पर 0, तो क्या आ जाएगा, x की जगह पर a, तो a by a, तो a cos थीटा, y की जगह पर 0, 1 को शिफ्ट किया, -1 डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। नाउ फाइंड लेंथ ऑफ P2, तो वापस -a,0 रखोगे x की जगह पर, -a तो a और a कैंसिल, -e cos थीटा, y की जगह पर 0, 1 को शिफ्ट किया, -1 डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। और यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस जब बाहर निकल जाओगे तो क्यों माइनस मोड के बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। देखो सिंपल है, जो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ P1 into P2, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई, ऊपर क्या होगा, e cos थीटा -1 e cos थीटा प्लस 1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा -1, स्क्वायर की वैल्यू
स्क्वायर की वैल्यू, रिलेशन क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर, तो व्हाट इज स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर रख लिया जाए 1 माइनस, एलसीएम भी ले सकता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अगर नीचे भी एलसीएम ले लोगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लो, क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम का ये स्क्वायर किसके ऊपर गया होगा, और ये स्क्वायर अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो स्क्वायर एलसीएम का कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो वो स्क्वायर और ये स्क्वायर बट, तो फिर क्या बचेगा, नीचे क्या रहा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है इसका फर्स्ट और इसका थर्ड में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, ए स्क्वायर, तो क्या बचा होगा अंदर, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, व्हाट इज कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, व्हाट इज कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में बी स्क्वायर तो नहीं, यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, माइनस, मोड के बाहर जाएगा तो फिर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, ये प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास कि कोई भी टेंजेंट पे दोनों फोकस से परपेंडिकुलर का लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर, बी स्क्वायर मिला तो बी क्या है, तो फिर ये वर्टिकल होता तो क्या हो जाता है, E1 इंटू P2 क्या मिलता है, ए स्क्वायर मिलता है, वापस वहां पर क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन तो सेम ही है, फिर भी क्यों बदल रहा है ना, उसकी वजह से आप लोगों को उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है और कोई भी टेंजेंट पे अगर आप लोग S1 S2 से मतलब S और S से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उनका लेंथ का प्रोडक्ट करोगे तो किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर के बराबर। डायरेक्ट इक्वेशन आएंगे आप लोगों को, पैराबोला का सॉरी एलिप्स की इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कोई भी टेंजेंट पे आप लोग अगर दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उसका परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा उसका प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, टेंजेंट के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ता ना, ये तो कांस्टेंट मिला, इस पे कहीं पर भी फाइनल आंसर में थीटा आया ही नहीं, इसका क्या मतलब निकालूंगा, ये मैंने कहां से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट, ये मैंने ड्रॉ कहां से किया, ए कोस थीटा कोमा, तो मेरे फाइनल आंसर में थीटा नहीं, इसका क्या मतलब हुआ कि आप कहां से टेंजेंट बना रहे हो मैटर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि फाइनली आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। ऐसा पैराबोला में कहां होता है, जैसे पैराबोला में ऐसा कौन सा लेंथ है जिसपे पैरामीटर पे डिपेंडेंट नहीं होता था, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी था कि जहां पर पैरामीटर पे मैटर नहीं करता था, वो हमेशा कांस्टेंट मिलता था। ये दिखता है कि आप लोग का रिवीजन कितना सही से चल रहा है। वो मिलता था आप लोगों को सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो हमेशा कांस्टेंट होता था 2a के। ये सब मैं आपसे पूछूं ना आधा क्वेश्चन, उसके पहले आंसर आ जाना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो यहाँ पर क्या मिला आप लोगों को, P1 इंटू P2, तो प्रोडक्ट ऑफ particular length or any tangent from focus। तो ये ध्यान में रखेंगे।
फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या होता है नॉर्मल, किसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल? perpendicular with tangent and passing through point of contact, उसका पॉइंट फॉर्म। एलिप्स पे होने वाला कोई भी नॉर्मल का पॉइंट फॉर्म वो फाइंड करना है। x1, y1 से मैंने टेंजेंट बनाया होगा तो मैं उसी पॉइंट तक नॉर्मल भी बनाऊंगा। ठीक है, इसका इक्वेशन बताओ। टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म x2 की जगह पर y2 की जगह पर स्लोप, इसका स्लोप माइनस x1 by h2 अपॉन y1 by b स्क्वायर माइनस x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, ये b स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर x1 अपॉन h स्क्वायर y1, इसका स्लोप अगर माइनस b स्क्वायर x1 अपॉन h स्क्वायर y1 है, इसका स्लोप क्या होगा h स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकलना चाहिए। क्या आएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, y वाले टर्म को साथ में कर लेते हैं, b स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b स्क्वायर इंटू y माइनस y1 अपॉन y1। बोले यही आंसर, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कौन सा मॉड ऐसा है कि जिसको याद करना इजी है? इसका आंसर यही है, जिसको याद करना मुश्किल है। तो अपने ऐसे कुछ फॉर्म बनाते हैं कि जो इजीली हमें ध्यान में रह जाए। तो y के टर्म्स को साथ कर लिया, s स्क्वायर x, अच्छा b स्क्वायर को भी y के साथ इसलिए ले गया बिकॉज़ एलिप्स इक्वेशन में x स्क्वायर बाय s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर होगा, इसलिए मैं b को y के साथ ले गया हूं। a स्क्वायर को x के साथ ही रखा, डिवाइड बाय x1 ही, ब्रैकेट ओपन करोगे तो b स्क्वायर y बाय y1 माइनस b स्क्वायर y1 बाय y1 कट, यहां पर a स्क्वायर x बाय x1 माइनस x1 कट तो a स्क्वायर, राइट। अब y वाले टर्म को साथ में लेते, मतलब वेरिएबल साथ में लेते तो क्या हो गया a स्क्वायर x बाय x1 माइनस b स्क्वायर y बाय y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आप लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मल आ गया, a स्क्वायर x बाय x1 माइनस b स्क्वायर y बाय y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल में कुछ फर्क पड़ेगा? यही आएगा, यही आएगा। तो सेम ही तो पॉइंट इक्वेशन जब सेम था तो टेंजेंट इक्वेशन भी तो सेम ही मिला होगा। टेंजेंट जब मिलेगा तो नॉर्मल थोड़ी ना बदल जाएगा, वो भी सेम ही मिलेगा। a स्क्वायर x बाय x1 माइनस b स्क्वायर y बाय y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और सेकंड वन इज पैरामेट्रिक फॉर्म, सेकंड वन इज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए क्या रखेंगे? x1 की जगह पर a cos थीटा और y1 की जगह पर x1 की जगह पर एक cos थीटा रखोगे तो a बराबर क्या मिलेगा? ax by cos थीटा, ax by cos थीटा माइनस by sin थीटा इज इक्वल टू। तो ये याद है, तो कैसे याद है? थर्ड इज द स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म के लिए वापस क्या होगा? इसका स्लोप फॉर्म पता है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ इसका स्लोप अगर m है, इसका स्लोप माइनस पर कोई होगा। तो स्लोप पता है और सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेके जब पूरा सॉल्व करूंगा तो मैं फाइनली लिख देता हूँ कि y इक्वल टू
mx minus m into a square minus b square divided by root of a square plus b square m square आ जाएगा। वैसे एलिस के अंदर नॉर्मल के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। नॉर्मल के क्वेश्चन मेनली आप लोगों को पूछे जाएंगे तो पैराबोला पर, कभी कभी सर्कल में, क्योंकि सर्कल के सारे नॉर्मल कहाँ से पास होते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि नहीं पूछते बट चांसेस कम है। तो यहाँ पर जो स्लोप फॉर्म आएगा वो आएगा y इक्वल टू mx माइनस m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। एक चीज आप नोटिस करोगे तो टेंजेंट के अंदर जो c की कंडीशन थी उसमें रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसमें बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? वहां पर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, ये m किसका स्लोप था? टेंजेंट का। अब वही जब नॉर्मल की बात करोगे तो वही m क्या हो जाता है? माइनस वन बाई माइनस वन बाई का स्क्वायर तो डिवाइड बाई m स्क्वायर आया होगा ना, तो एलसीएम लिया होगा तो ऑब्वियसली m b स्क्वायर m स्क्वायर के साथ आ जाएगा और m स्क्वायर से रूट के बाहर निकल गया, m ऊपर भी चला गया। ठीक है, यहाँ का स्लोप फॉर्म आपको ये याद रखना है, y इक्वल टू mx माइनस m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। कोई भी पॉइंट आप मैक्सिमम कितने नॉर्मल बना सकते हो पैराबोला की बात करो तो 3 कैसे पता चला था? तो यहाँ पर कितने बना पाओगे? कोई भी पॉइंट आप कितने नॉर्मल बना पाओगे? 2 4 बना पाओगे। कितने? 4। 2 कैसे भाई? नीचे है ना ये, तो mx उस तरफ गया, y माइनस mx हुआ, आपने स्क्वायर किया, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑलरेडी डिवाइड हुआ, सामने y माइनस mx का होल स्क्वायर है, तो y माइनस mx का स्क्वायर में m स्क्वायर आएगा, तो ये भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। m का पावर कहाँ तक जाएगा? 4 तक। यहाँ पर मैक्सिमम कितने नॉर्मल बना सकते हैं? 4। कितने नॉर्मल बना सकते हैं? 4। अच्छा, कभी अगर ऐसा आ जाए इक्वेशन पैराबोला में कि दिया है क्वेश्चन में कि कोई पॉइंट से हमने 2 नॉर्मल बनाए, तो उसका क्या मतलब निकालो? 2 2 नॉर्मल बनेगा ही नहीं, क्योंकि में से रूट 1 होता ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल है कितना नॉर्मल भी नॉर्मली 2 बने। पैराबोला की बात है, पैराबोला में अगर 2 ही नॉर्मल, एलिप्स में तो ये पॉसिबल है कि 2 नॉर्मल बने। क्यों? ये 4 रूट है तो 2 नॉर्मल बने, तो बाकी के 2 इमेजिनरी रूट होंगे। इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज पेयर, तो इवन नंबर में 2 हो सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ पैराबोला में ऐसा हुआ ये, बट नॉर्मली 2 बने, तो 2 तो रियल है, पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब ये होगा कि भाई रूट आज भी 3 ही रियल होंगे बट 2 रूट सेम होंगे, इसका मतलब ये होगा। लगाएंगे तो भाई वैसे पॉसिबल है कि 2 रियल और 1 इमेजिनरी हो, पर फिर भी अगर वो ये बोल रहे कि नहीं 2 ही बनाया आपने, तो व्हाट डज इट मीन कि रूट आज भी 3 है बट 2 रूट सेम, आइडेंटिकल रूट तो हो ही सकते हैं 1 1 and 2, ये 3 रूट है ना? नहीं समझ आया आपको? अच्छा, आप लोग को ये पता है इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, तो अगर आप लोग का y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am की आपका इक्वेशन होता है, और अगर मुझे ये बोला जाता है कि 3 नॉर्मल बने कोई पॉइंट से, तो इसका लेकिन इसके 3 रियल रूट है, एक भी इमेजिनरी रूट नहीं है, बट मुझे बोले कि p पॉइंट आपने 2 नॉर्मल बनाए, तो फिर अब मैं उसका क्या मतलब निकालूं? उन्होंने बोला है 2 नॉर्मल बने, तो अगर 2 नॉर्मल बने तो अगर मैं पूछूं कि 2 रियल रूट होंगे, इसका मतलब क्या एक इमेजिनरी होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिकली, ये नहीं हो सकता। देखिए आज भी 3 ही रियल बनते होंगे बट नॉर्मल 2 ही बने, तो इसका क्या मतलब निकालूं कि भाई रूट 3 ही है, रूट 3 ही है बट 2 रूट उसमें सेम है, ये तो हो सकता है ना 3 रूट है 1 1 and 2, ये 3 रूट है बट 1 और 1 दोनों सेम है, तो फिर एक ही अगर रूट आ रहा है तो एक ही नॉर्मल बना होगा वहां से, राइट? हाँ, अगर ऐसा दिया जाए कि देयर आर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स एंड देन आल्सो वी कैन ड्रॉ 2 नॉर्मल, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 अगर डिस्टिंक्ट रूट्स और फिर आप 2 नॉर्मल बना रहे हो तो एक ही इमेजिनरी बन रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बट ऐसे तो क्यूबिक इक्वेशन हो ही सकते हैं ना, वैसे तो कितने सारे इक्वेशन आपको चाहे उतने में बना सकते हैं, x माइनस 1 स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इक्वल 0, इसको आप ब्रैकेट ओपन करते क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, उसके 2 3 रूट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, है
मतलब आप लोगों को फिर उस टाइम पर इंटरप्रेट करना आना चाहिए सही से। तो यहाँ पर बस आप लोगों को नॉर्मल को लेके क्या क्या ध्यान में रखेंगे, एक ये पॉइंट फॉर्म याद रख लो, a square x by x1 minus b square y by y1 equal to a square minus b square। उसी का हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म आ गया, x1 की जगह पर क्या रख लिया a cos थीटा, y1 की जगह पर क्या रख लिया b sin थीटा। ठीक है, स्लोप फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज़ उसमें तो हर एक का स्लोप फॉर्म तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। y equal to mx minus m into a square minus b square upon root of a square plus b square m square। उसको ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चलता है कि भाई m की 4 पावर में इक्वेशन बन सकती है। इसका मतलब कि मैं मैक्सिमम कितने नॉर्मल बना सकता हूँ, 4, राइट। और एक कॉमन प्रॉपर्टी जो पैराबोला में भी था कि ऐसा कोई नॉर्मल पूछे कि जो फोकस से पास हो रहा हो, किसको ढूंढ के दोगे, ऐसा कौन सा नॉर्मल होता है जो फोकस से पास होगा, एक्सिस। क्योंकि यहाँ पर भी तो टेंजेंट वर्टेक्स बनता है, तो टेंजेंट वर्टेक्स बना, टेंजेंट वर्टेक्स बना तो उसका नॉर्मल कौन है, एक्सिस। द एक्सिस इज द ओनली नॉर्मल व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस। अगर फोकस से पास होने वाला नॉर्मल ढूंढने को बोला जाए तो क्या ढूंढ के दे देने का, एक्सिस। बस आपको नॉर्मल और कोई ध्यान में नहीं रखनी है। और दोनों के कंबाइंड प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी याद कराओ, क्या होता है, एक्सिस के पैरेलल जितने भी इंसिडेंट रेज आएंगे सारे के सारे रिफ्लेक्ट होंगे, और वो सारे रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होंगे, और उसके पीछे का रीजन क्या है। तो कुछ यहाँ बराबर मान लिया, बट ऐसा क्यों हुआ था, आपको पूरा समझा ऐसा क्यों हुआ था। तो जिस डी पॉइंट पर आपका आपके इंसिडेंट रे टकरा के उस डी पॉइंट पर ड्रॉ करने वाला टेंजेंट और नॉर्मल एसपी का और वो इंसिडेंट रे का एंगल बाइसेक्टर्स बनते थे, इसलिए हम बोलते थे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या, तो रीजन समझो, याद तो ठीक है रख ही लोगे, वो भी नहीं रख पा रहा, पर समझ के करोगे तो जल्दी याद होगा। यहाँ पर हमारे पास जब फोकस था तो पता चला कि यहाँ से जो टेंजेंट बन रहा यहाँ से जो नॉर्मल बन रहा उनके क्या बनते थे, एंगल बाइसेक्टर। इसलिए हमें पता चलता था कि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट से सेम एंगल बनाते, इसलिए उसको फोकस से पास होना पड़ा। तो सेम यहाँ पर भी कैसे होता है कि एलिप्टिकल मिरर पे, एलिप्टिकल थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं पूरा सेम है, बट एलिप्टिकल मिरर पे कैसे होता है कि अगर इंसिडेंट रे आए और सारे के सारे इंसिडेंट रे फोकस से पास हो जाए, मतलब बेसिकली ऐसा होता है, ये पॉइंट P है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस पॉइंट P को मैं S के साथ भी ज्वाइन करता हूं, S के साथ भी ज्वाइन करता हूं, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ये भी इसका लेंथ, इसका लेंथ क्या था, A माइनस EF1 और इसका, इसलिए दोनों को जब वेट किया तो क्या प्रॉपर्टी मिली थी, राइट। ये पॉइंट P को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, तो P अगर मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो मैं वहां से टेंजेंट भी ड्रॉ कर पाऊंगा और मैं नॉर्मल भी ड्रॉ कर पाऊंगा। ये जो टेंजेंट और नॉर्मल है ना, वो एसपी एसएस के एंगल बाइसेक्टर्स बनते हैं। ये टेंजेंट और नॉर्मल जो होता है एंगल बाइसेक्टर्स के, सॉरी एंगल, ये एसपी एसएस ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स बनते हैं। ये एक्सटर्नल, तो ये इंटरनल। तो इसका मैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में यूज करूं तो कैसे बोलूंगा, अगर ये मेरा इंसिडेंट रे है तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे होगा, और एलिप्टिकल मिरर पे एक फोकस से आने वाले सारे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस कहां से पास होते हैं। तो अगर आपको इंसिडेंट रे दिया जाए कभी तो सबसे पहले चेक कर लेने का, 99.99% ऐसा होगा, आपको बोलेंगे नहीं, आपको बोलेंगे इंसिडेंट रे है, एलिप्स में जाके टकरा रहे तो इसका रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन फाइंड करके दो। तो आपको देखना है 99.99% केसेस में ऐसा होता है कि जो इंसिडेंट रे होता होगा ना उसको एक फोकस सेटिस्फाई करता होगा, ए कॉमा 0। एलिप्स इक्वेशन देंगे ना, मुझे फोकस का कोऑर्डिनेट पता होगा, ए कॉमा 0। तो मुझे इससे पता था कि मेरा इंसिडेंट रे फोकस से पास होते हुए आ रहा है, मुझे ढूंढना क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। तो ज्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं, रिफ्लेक्टेड रे मुझे पता चल कि मेरा रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगा, दूसरे फोकस से,
ये मतलब दोनों फोकस तो मुझे ऑलरेडी पता ही था, एलिप्स का इक्वेशन था तो मुझे दोनों फोकस ऑलरेडी पता था, ए कोमा 0 और तो ऐसा ही हो सकता है शिफ्टेड भी हो, तो अगर शिफ्टेड होगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, क्या हो जाता, ये फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, हाँ h प्लस ए कोमा के, राइट। मैंने चेक कर लिया, हाँ मेरा इंसिडेंट रे उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कंफर्म हो गया कि आपका इंसिडेंट रे फोकस का है। ढूंढना क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। मेरे पास चारों ऑप्शन होंगे, मैं रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये फोकस के कोऑर्डिनेट को चारों ऑप्शन पुट करके चेक कर लूंगा कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो मेरा आंसर हो जाएगा, मैं फिर ढूंढने नहीं बैठूंगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, एक फोकस से आया हुआ इंसिडेंट रे जब एलिप्टिकल मिरर पे टकराएगा तो टकराने के बाद वो सारे रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होंगे, अनंत फोकस से। कोई पूछे उसका रीजन बताओ तो क्या बोलोगे, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब एचपीएस बेस का एंगल बाइसेक्टर टेंजेंट इज नॉर्मल है। अगर एचपीएस बेस का अगर एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है पूछ ले, तो फिर पी पॉइंट से आपको जो टेंजेंट बनेगा एक वही एंगल बाइसेक्टर है, पी पॉइंट से टेंजेंट बना लो, पी पॉइंट से ही नॉर्मल बना, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्टी ध्यान में रखोगे। और एक कॉमन प्रॉपर्टी पैराबोला की कॉमन प्रॉपर्टी अगर ध्यान में है आप लोगों को, तो मैंने यहाँ से एक टेंजेंट बनाया और टेंजेंट में जाके कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स को कट किया, डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू a बाई ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a बाई कॉमा 0, p पॉइंट से मैंने टेंजेंट बनाया और टेंजेंट में जाके कहीं पर q पॉइंट पे कहां जाके कट किया, डायरेक्ट्रिक्स को। फिर यहाँ पर फोकस होगा, मैंने फोकस के साथ इनको ज्वाइन किया तो क्या बन रहा था पैराबोला में, पैराबोला में क्या बन रहा था, फोकस पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाता था पैराबोला में, और यहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाएगा, और हाइपरबोला में भी राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, वो भी कहां पर राइट एंगल ट्राइंगल। फिर ये प्रॉपर्टी है तो चीज सब लिख लो, बस एलिप्स में पूरी खत्म हो गई, बस नेट प्रॉपर्टी पैराबोला प्रॉपर्टी नहीं है।
लोग को बोला था सारी प्रॉपर्टीज का लिस्ट एक जगह पर बना के हमेशा साथ में रखो, पढ़ते रहो, उसको तो याद रहेगा। और एक दिन है आपके पास पैराबोला के जो भी क्वेश्चन काफी उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैंने लिस्ट की सारी प्रॉपर्टीज बता दी थी, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट से कोई प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और उसके बाद फिर आपको लिस्ट के क्वेश्चन करने रहेंगे। एक दिन है, आज का दिन है, कल का दिन है, ट्राई करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट कर लो आप लोग पैराबोला।